कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। आम आदमी पार्टी ने आज अपने लोकसभा चुनाव के सभी कैंपेन को रद्द कर दिया गया है। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं को तिहाड़ जेल के बाहर पहुंचने को कहा गया है। माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ जेल से बाहर निकलेंगे तो एक भव्य स्वागत जो है उसकी तैयारी करेंगे। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल के आज जो अंतरिम राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट पर, इस पर दूसरे विपक्षी पार्टियों का भी जो बयान है वो सामने निकल के आया है। खासकर इंडिया अलायंस की तरफ से सबसे पहले कांग्रेस का बयान सामने आया जिस पर उन्होंने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अरविंद केजरीवाल की आज जो अंतरिम जमानत मिली है उस पर खुशी व्यक्त करते हुए उन्होंने एक्स पर लिखा कि वो बहुत खुश हैं कि अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल मिली है और आने वाले लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से काफ़ी मदद मिलेगा। इतना ही नहीं, इसके अलावा दूसरी पार्टियों की तरफ से भी अरविंद केजरीवाल की रिहाई का जो है वो स्वागत किया गया है। तो सीधे तौर पर एक बड़ी राहत जो है वो आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस को देखने को मिल रही है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण से पहले एक बार फिर एक साथ एक ही मंच पर नजर आए हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी। कन्नौज में एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने कन्नौज में संयुक्त रैली की है। राहुल ने कहा कि मोदी ने करोड़ों युवाओं को बेरोजगार कर दिया है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से करोड़ों रुपए लिए गए हैं। आप मर रहे थे और पीएम कह रहे थे कि थाली बजाओ ताली बजाओ। नफरत को खत्म करने के लिए हमने मोहब्बत फैलाई है। हम ये कह रहे हैं कि साल 2024 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। इस मौके पर अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को इत्र देकर उनका स्वागत किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी की हार में केवल 4 चरण और 4 कदम ही बाकी हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि कन्नौज से खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हैं और यहाँ आने वाली 13 मई को मतदान भी होना है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक बार फिर से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने अपने चाचा पर तंज कसते हुए भावनात्मक टिप्पणी की है। अजित पवार ने कहा कि वो शरद पवार के सगे बेटे नहीं हैं, इसलिए उन्हें राजनीतिक अवसर नहीं मिला। अजित पवार पुणे जिले के शिरूर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान अजित पवार ने कहा कि मेरी भी उम्र 60 के ऊपर है, हमारे पास कोई मौका है या नहीं, क्या हम गलत बर्ताव कर रहे हैं, इसलिए हम भावुक हो जाते हैं। पवार साहब मेरे भगवान है और इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति को वक्त होता है। 80 साल बाद उन्हें रुक जाना चाहिए और अब नए लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। अजित पवार की इस टिप्पणी पर शरद पवार गुट द्वारा पलटवार करते हुए कहा गया कि अजित पवार की मानसिकता खराब हो चुकी है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। 2024 के लोकसभा चुनाव में बहरमपुर की सीट अहम बनी हुई है। यहाँ पे कांग्रेस और टीएमसी, बीजेपी तीनों पार्टी इस सीट को जीतना चाहती है। 5 बार के सांसद अधीर रंजन चौधरी यहाँ पे अपना दबदबा रखते हैं और इस बार मैदान में है। चुनावी मैदान के लेकर जगह जगह जा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो वहीं पे टीएमसी पार्टी ने पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को मैदान में उतार दिया है। यूसुफ पठान लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और अब उनके समर्थक में उनके भाई इरफान पठान भी आ गए हैं और मैदान में उतर चुके हैं। दोनों भाई जनता के बीच में बहरमपुर में जा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के किए कार्यों को लोगों को बता रहे हैं। उनका कहना है कि हम लोगों ने क्रिकेट में बहुत कुछ किया, अब राजनीति के जगत में मौका मिला है तो बहुत ज्यादा बहरमपुर के लिए हम लोग विकास करेंगे और यहाँ का डेवलपमेंट करेंगे। तो कह सकते हैं कि बहरमपुर की सीट में त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। वहीं पे कांग्रेस, बीजेपी और टीएमसी तीनों इस सीट को जीतना चाहती है। अब 4 जून को देखना है कि इस सीट पे किसका कब्जा हो सकता है और इस सीट को कौन जीत रहा है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, बहरमपुर। बिहार में 3 चरणों का मतदान संपन्न हो गया है, लेकिन वोट प्रतिशत के मामले में बिहार सबसे पीछे चल रहा है। इसको लेकर पटना जिला प्रशासन ने एक अनोखा पहल किया है। पटना जिला प्रशासन ने पटना के तमाम जो सिनेमा हॉल मालिकों उनके साथ बैठक की और उसके बाद ये अनाउंस किया है कि पटना में 1 जून को जब वोटिंग होगी कि जो कोई भी वोट करेगा वो अपनी स्याही लगी उंगली को दिखाकर सिनेमा हॉल में 50% डिस्काउंट पा सकता है। इसको लेकर पटना जिला प्रशासन ने आदेश भी जारी कर दिया है। इसके अलावा पटना में इंडियन वोटर लीग नामक एक टूर्नामेंट का, क्रिकेट टूर्नामेंट का भी आयोजन किया गया है जो 15 दिनों तक चलेगा और लगातार उसमें 80 टीमें भाग लेगी। पटना नगर निगम इसे गंगा के किनारे आयोजित कर रहा है, इसके लिए स्टेडियम बन के तैयार है और वहाँ पे लोगों की सुविधा का भी पूरा ख्याल रखा गया है। इसमें पटना के न सिर्फ जो 79 वार्ड पार्षद हैं वो रहेंगे, बल्कि इसके अलावा 80 टीमें इसमें शामिल की गई है और इसके अलावा कई ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि वोटरों को वोटिंग के प्रति जागरूकता बनी रहे और तमाम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वोटर जो है पोलिंग बूथ तक पहुँच सकें।
कैमरामैन नीरज त्रिपाठी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव के लिए 3 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है और चौथे चरण के लिए वोट जो है वो 13 मई को डाले जाएंगे। 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं आपको एक आंकड़ा बताएं कि लगभग इस चरण में 1710 से अधिक उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनमें से 360 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामलों की जानकारी दी है। चुनाव सुधार के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने उम्मीदवारों की ओर से नामांकन के समय दिए गए हलफनामे के आधार पर ये आंकड़े जारी किए हैं। 5 उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिनके ऊपर बलात्कार के मामले दर्ज हैं। वहीं अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली की 7 सीटों पर 162 उम्मीदवार जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं। गरीबी के मामले में कन्हैया कुमार ही एक अकेले ऐसे उम्मीदवार हैं जो सबसे ज्यादा गरीब हैं। वहीं मनोज तिवारी जो 2 बार के सांसद हैं वो सबसे ज्यादा अमीर उम्मीदवार हैं। अब देखना ये होगा कि शिक्षा, संपत्ति या फिर आपराधिक मामलों या फिर प्रधानमंत्री के चेहरे को देखकर लोग वोट देंगे। कैमरामैन सुनील के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से संदेश खाली का मुद्दा सुर्खियों में है और इस बार बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। संदेश खाली मुद्दे में एक नया मोड़ आया है और एक महिला ने आरोप लगाया है कि एक पियाली नामक महिला के पास गई थी, जब वहां पे उसके साथ में एक कोरे कागज में हस्ताक्षर कराया गया था और उस महिला ने साफ तौर पे अब आरोप लगा रही है कि उसमें जो भी कुछ लिखा गया था उस कागज में उसको कुछ भी नहीं पता है और ना ही उसके साथ में कुछ इस तरह का जातीय किया गया है। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। टीएमसी पार्टी का साफ तौर पे कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत करेगी और ऐसा कुछ भी संदेश खाली में नहीं है जिसके वजह से बीजेपी सिर्फ इस बंगाल को बदनाम करना चाहती है, महिलाओं को सामने लाकर चुनाव लड़ना चाहती है। तो वही बीजेपी के नेताओं का कहना है साफ तौर पे कि अब वहां के महिलाओं को टीएमसी की तरफ से डराया धमकाया जा रहा है, जिसके वजह से महिलाएं अपने बयान को बदल रही हैं। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, संदेश खाली। कश्मीर घाटी में इस बार के लोकसभा चुनाव में लोगों के अंदर काफी जोश और जज्बा देखा जा रहा है। यहाँ श्रीनगर के वो इलाके जहाँ पर दशकों से पॉलिटिकल कैंपेन नहीं हुई, जहां पर मेन स्ट्रीम जो नेता है वो जाने से कतराते थे, जामिया मस्जिद और श्रीनगर लाल चौक के घंटाघर जैसे इलाकों में इस लोकसभा इलेक्शंस के दौरान पॉलिटिकल जो राजनीतिक नेता है उनकी रैलियां हुई, रोड शोज हुए। यहाँ तक कि जामिया मस्जिद के अंदर भी कई नेताओं ने जाकर अपने लिए लोगों से वोट मांगे। जिस प्रकार से कश्मीर घाटी के हालात में लगातार सुधार हुआ है वो भी समझा जा रहा है कि उसके चलते कश्मीर घाटी के श्रीनगर के जो इस तरह के इलाके हैं जहां पर कोई भी मुख्यधारा की राजनीतिक गतिविधियां नहीं होती थी, वहां आज न केवल मुख्य धारा के राजनेता जाते हैं बल्कि रोड शोज और रैलियां भी करते हैं। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। आज पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के लिए बतौर एनडीए उम्मीदवार बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। यह दूसरी बार है जब रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। 4 बार राज्यसभा सांसद रह चुके रविशंकर प्रसाद आज लोकसभा चुनाव के लिए दूसरी बार उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। नॉमिनेशन में निकलने के पहले आज उन्होंने सबसे पहले अपने घर में अपने परिवार के साथ पूजा किया और उसके बाद रविशंकर प्रसाद की जो बड़ी बहन थी उन्होंने अपने भाई को जीत का तिलक लगाया और उसके बाद रविशंकर प्रसाद अपने हजारों कार्यकर्ता के साथ नॉमिनेशन फाइल करने निकल गए। नॉमिनेशन फाइल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पटना उनकी जन्मभूमि भी है और कर्मभूमि भी है। उन्हें पूरा विश्वास है कि इस बार भी पटना साहिब की जो जनता है उनका भरपूर प्यार उन्हें जरूर मिलेगा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। गोरखपुर से बीजेपी के सांसद और मौजूदा बीजेपी के उम्मीदवार रवि किशन ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। रवि किशन ने कहा है कि इस बार सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे।
दरअसल गोरखपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने फिल्म स्टार रवि किशन को दोबारा चुनावी मैदान में उतारा है। रवि किशन ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से नामांकन दाखिल कर दिया है। रवि किशन ने ये भी कहा कि उनका सौभाग्य है कि उन्हें गोरखपुर से दोबारा नामांकन करने का मौका मिला है। काशी के बाद गोरखपुर दूसरी सबसे हॉट सीट है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार काजल निषाद ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। काजल निषाद ने भी कहा है कि इस बार सरकार बदलनी तय है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा संसदीय सीट पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी राजीव भारद्वाज और हमीरपुर में कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा ने आज अपने नामांकन फाइल किए। नामांकन के बहाने दोनों जगह कांग्रेस और बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस पार्टी ने हमीरपुर में पुलिस ग्राउंड 2 सड़का में रैली की। यहाँ पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री विशेष तौर पर उपस्थित रहे। कांगड़ा में बीजेपी प्रत्याशी राजीव भारद्वाज के नामांकन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल मौजूद रहे। वहीं विधानसभा उपचुनाव के लिए सुजानपुर में बीजेपी के राजेंद्र राणा और बड़सर में इंद्रपाल लखनपाल ने भी आज अपने अपने पर्चे दाखिल किए। सुजानपुर में राजेंद्र राणा ने रोड शो भी किया। इसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर खास तौर से मौजूद रहे। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से तीखे हमले देखने को मिले। सत्ता पक्ष की ओर से मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम, तो बीजेपी की ओर से अनुराग ठाकुर, जयराम ठाकुर और राजीव बिंदल ने सरकार को घेरा। राजेश शर्मा, हमीरपुर, न्यूज़ 24। रतलाम से कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया का ये बयान कि 2 पत्नियों वालों को 2 लाख रुपए सालाना मिलेगा, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल ये पूरा बयान कांतिलाल भूरिया ने मंच से दिया जिस वक्त मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में हर एक महिला को 1 लाख रुपए सालाना देने का वादा कर रही है, लेकिन जिनकी 2 पत्नियां होंगी उन्हें 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। बीजेपी मध्य प्रदेश के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल एक एक्स पर अपना बयान जारी करते हैं। उन कहते हैं कि ये तुष्टीकरण की राजनीति है और किसी विशेष वर्ग को लेकर ये बयान दिया गया है जो कि शर्मनाक है। बीजेपी जो है महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष और मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद माया नरोलिया भी कहती हैं कि महिलाओं का अपमान है। यहीं से ये विवाद बढ़ गया। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से संदेश खाली का मुद्दा सुर्खियों में है और इस बार बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। संदेश खाली मुद्दे में एक नया मोड़ आया है और एक महिला ने आरोप लगाया है कि एक पियाली नामक महिला के पास गई थी, जब वहां पे उसके साथ में एक पूरे कागज में हस्ताक्षर कराया गया था और उस महिला ने साफ तौर पे अब आरोप लगा रही है कि उसमें जो भी कुछ लिखा गया था उस कागज में उसको कुछ भी नहीं पता है और ना ही उसके साथ में कुछ इस तरह का जातीय किया गया है। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। टीएमसी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत करेगी और ऐसा कुछ भी संदेश खाली में नहीं है जिसके वजह से बीजेपी सिर्फ इस बंगाल को बदनाम करना चाहती है, महिलाओं को सामने लाकर चुनाव लड़ना चाहती है। तो वही बीजेपी के नेताओं का कहना है साफ तौर पे कि अब वहां के महिलाओं को टीएमसी की तरफ से डराया धमकाया जा रहा है, जिसके वजह से महिलाएं अपने बयान को बदल रही हैं। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, संदेश खाली। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में लगातार स्थानीय लोगों की ओर से पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। यह प्रदर्शन अब उग्र रूप धारण कर चुका है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पीओके में बेहद ज्यादा महंगाई है और उन पर अत्याचार किया जा रहा है। बेगुनाहों को पाकिस्तान की सरकार और सेना की तरफ से सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। कई निर्दोषों की हत्या की जा रही है। ऐसे में लगातार पीओके के अलग अलग हिस्सों में लोग सड़कों पर उतरे हैं, जमकर वहां पर सरकार और सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों का यह कहना है कि जब भी हम पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, सरकार ये पूरी कोशिश करती है कि हमारी आवाज को दबाया जाए और कई लोगों को सरकार ने जेल में डाला है, कईयों की हत्या कर दी है। अब यह प्रदर्शन इस कदर उग्र रूप धारण कर चुका है कि लोग आमने सामने आ चुके हैं। पीओके में प्रदर्शनकारियों ने चलो मुजफ्फराबाद की काल दी है। अब हजारों की तादाद में लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं और जमकर सरकार के खिलाफ और सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू। अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले में बड़ी जानकारी सामने आई है। इस मामले में 11 साल के बाद पुणे की एक विशेष अदालत ने फैसला सुनाया है। नरेंद्र दाभोलकर की हत्या का साजिश रचने वाला डॉक्टर विनोद तावड़े सहित कुल
अन्य 2 आरोपी को अदालत ने सबूतों के अभाव पर बरी कर दिया है। अदालत ने डॉक्टर विनोद तावड़े के अलावा संजीव पुनालेकर और विक्रम भावे को बरी कर दिया है, जबकि दाभोलकर को गोली मारने वाले शरद कालस्कर, सचिन एंडुरे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और दोनों पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। गौरतलब है कि पुणे के ओमकारेश्वर ब्रिज पर सुबह की सैर करते वक्त नरेंद्र दाभोलकर की हत्या 20 अगस्त साल 2013 को कर दी गई थी। इस मामले में कुल 5 लोगों को आरोपी बनाया गया था। कैमरामैन दिलीप अवरे के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। आज अक्षय तृतीया के अवसर पर बाबा केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट विधि विधान से खुल गए हैं। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा केदार के दरबार से सभी देश और प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उत्तराखंड में आज से विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। आज से शुरू हुई उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में अपार उत्साह है। जहां सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए, वहीं साथ ही यमुनोत्री के 10:25 और गंगोत्री धाम के कपाट 12:25 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में धाम में पहुंचे श्रद्धालुओं ने धामों के दर्शन कर सुख समृद्धि के लिए मनौतियां मांगी। सीएम धामी खुद केदारनाथ धाम में मौजूद रहे। केदारनाथ आए तीर्थ यात्रियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। 10 मई को केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के बाद अब आगामी 12 मई को भगवान बद्रीनारायण के कपाट खोले जाएंगे, जिसको लेकर सभी तैयारियां जोरों पर की जा रही हैं। अमित रतूड़ी, न्यूज़ 24, ऋषिकेश। घर में छिपे आतंकियों का कैसे काल बनते हैं हमारे बहादुर जवान। या तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर जो PSIs हैं उन्हें भारतीय सेना की ओर से ये ट्रेन किया जा रहा है कि अगर आतंकी किसी घर में छिपे हुए हैं तो कैसे रूम इंटरवेंशन आपने करनी है और कैसे पलक झपकते ही आपने आतंकियों का काम तमाम करना है। क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड सिचुएशन ऐसी होती है कि आतंकी जो है किसी घर में चले जाते हैं, घर वालों को बंधक बना लेते हैं। ऐसे में जो हमारे बहादुर जवान होते हैं उनकी प्राथमिकता होती है कि घर वालों को सुरक्षित बाहर निकालना, उसके बाद जितने भी आतंकी घर में छिपे होते हैं उनका चुन चुन कर काम तमाम करना। ये आप देखिए कि कैसे यहाँ पर जो बड़ी पेयर है, यानी एक जवान आगे चल रहा है, दूसरों से कवर फायर दे रहा है और लगातार फायरिंग होती है। यही ग्राउंड सिचुएशन होती है जब जवान किसी भी जगह पर घर में छिपे आतंकियों का काम तमाम करने जाते हैं। ये आप जवानों को देखिए, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे भारतीय सेना की ओर से इन PSIs को ट्रेन किया जा रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर ये बहादुर जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिसर बन सके आतंकियों का काल। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, भद्रवाह।